धन्यवाद राजीव जी। निसंदेह कर्नाटक की चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही देश की राजनीति में परिवर्तन के संकेत मिलने लगे। परिवर्तन का संकेत यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों, जिन रणनीति के तहत चुनाव प्रचार में उतरती है, उन मुद्दों और उस रणनीति को कोई भी जन समर्थन कर्नाटक में मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप हिंदुत्व पोलराइजेशन की बात करते हैं, उसका भी समर्थन नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहाँ जो राष्ट्रवाद का आप नारा देते हैं, वह भी मुद्दा आपका नहीं चलने पा रहा है। अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला करके बहुसंख्यक समाज को पोलराइज करने की जो कोशिश होती है, उसका भी वो भी परवान नहीं चल रहा है। मोदी जी के नाम का भी वो असर नहीं दिख रहा है जो आमतौर पर देश के अन्य हिस्सों में दिखाई पड़ता है। हालांकि इसमें कोई बहस नहीं है कि अभी भी मोदी जी का एक असर है, लेकिन अभी तक वो दिखाई नहीं पड़ा, खासतौर से कर्नाटक में। भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेता लोग जिस तरह की राजनीति कर्नाटक में करने का प्रयास कर रहे हैं, वह चीजें वह उसके लिए जनता तैयार दिखती नहीं है। और जो मुद्दे हैं वह एकदम आगे आके सिर पर चढ़ के बोल रहे हैं। अगर सरकार की विफलताएं, कर्नाटक सरकार की विफलताएं हैं, तो उसको लोग स्वर दे रहे हैं। अगर कर्नाटक सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, तो लोग उस पर बल दे रहे हैं कि आखिर भ्रष्टाचार क्यों हुआ और सरकार इस पर मौन क्यों रही, और भारतीय जनता पार्टी का केंद्र देते तो इस पर क्यों चुप रहा। अगर उस वहां के किसानों को, दूध उत्पादन किसानों के आर्थिक हितों पर हमले की कोशिश की जा रही है, तो वहां के किसान चुप नहीं है, वहां का किसान आक्रामक है और राष्ट्रवाद के नाम पर और अन्य पोलराइजेशन के नाम पर चुप रहने के लिए तैयार नहीं है। तीसरी चीज की एक अजीब पार्टी के रूप में जो ये बना हुआ था, और यह था कि केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर जो कुछ भी पार्टी और संगठन के लोगों को कहा जाएगा, लोग उसको स्वीकार कर लेंगे, यह अभी कर्नाटक में नहीं देखा। मतलब मेरी स्मृतियों में ये कर्नाटक वह पहला राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्थानीय नेता केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ मुखर है और बड़े पैमाने पर पार्टी छोड़ दी है। और वह ऐसे सामान्य नेता नहीं है। जगदीश शेट्टार जैसा नेता जो 6 बार का एमएलए, मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता, विधानसभा का अध्यक्ष, ये तमाम महत्वपूर्ण पदों पर जो रहे हैं और जनसंघ के जमाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते चले आ रहे हैं, अगर उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अगर जगदीश सावधी जैसे लोगों ने पार्टी छोड़ दिया, तो यह संकेत है कि यहाँ का संगठन केंद्रीय नेतृत्व को मानने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से बदलाव की स्थितियां हैं। बदलाव की स्थितियां यह है कि अगर आप जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, जनता के साथ विकास की बात आप नहीं करेंगे, तो कोई आपको सुनने वाला नहीं है। सत्ता में रह करके आप विपक्षी भाषा नहीं बोल सकते हैं। अगर आप देश के गृह मंत्री को लगता है कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर दंगे होंगे, तो यह गृह मंत्री के द्वारा दिया गया एक बड़ा बयान है। यानी कि उनके पास ऐसी सूचनाएं हैं जिसके आधार पर वो इस बात को कह रहे हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि अगर ये सूचनाएं उनके पास हैं, तो उनको कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस को उन नेताओं के खिलाफ, उन तत्वों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए जो देश में, जो कर्नाटक राज्य में दंगा फैलाने की साजिश कर रहे हैं। आपके बयान से बात नहीं बनने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री का बयान केवल एक विपक्ष के नेता का बयान नहीं हो सकता। आपसे एक कार्रवाई की उम्मीद की जाती है। जो पार्टी हमेशा राज्य विशेष के स्वाभिमान की बात करती रही है, वह पार्टी कर्नाटक में आते आते यह कह रही हो कि आप पूरे राज्य को प्रधानमंत्री जी को सौंप दीजिए। गोया कि कर्नाटक का जो अपना स्वाभिमान है, वहां के नागरिकों का अपना स्वाभिमान है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या कर्नाटक के लोग अपने राज्य को चलाने में सक्षम नहीं है? क्या कर्नाटक के पास जो संसाधन है उसका वह बेहतर तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं? आप अपनी विफलताओं को इस तरह की बातों से छिपा नहीं सकते। और अगर आप पिछले 10 सालों से केंद्र में सत्ता में हैं, पिछले 4 सालों से 3 सालों से अगर आप कर्नाटक में सत्ता में रहे हैं, तो आपको अपनी जवाबदेही बतानी पड़ेगी कि आपने किया क्या। आप केवल विपक्ष के नेता की तरह से आरोप लगा करके राजनीति नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है कि कर्नाटक में लोगों ने सत्ता को जिम्मेदार ठहराया है कि आप काम करने के लिए आए थे और आप अपने द्वारा डिलीवर किए गए चीजों की बात कीजिए, उसका उल्लेख कीजिए। आप केवल अपने विरोधियों की आलोचना करके राजनीति नहीं कर सकते। केवल आप भावनाओं को उभार करके राजनीति नहीं कर सकते। आप केवल लोगों के आर्थिक हितों की, युवाओं के रोजगार के मुद्दे की, महंगाई के जैसे विषय की आप अवहेलना नहीं कर सकते। अगर कोई राज्य कहता है कि हमने जीएसटी का कलेक्शन हमारे राज्य से इतना है और हमें वापस में केवल इतना ही मिला है, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। आप डबल इंजन की बात करके लोगों को गुमराह नहीं कर सकते।
सवाल है कि अगर डबल इंजन की बात है तो जो संसाधन ज्यादा से ज्यादा केंद्र से राज्य को मिलना चाहिए था कर्नाटक को, वो तो नहीं मिला। और यह नाराजगी राज्य के लोगों को है कि जिस तरह के संस्थागत विकास, आधारभूत संरचनाओं का विकास राज्य में दिखना चाहिए था, वो नहीं दिखा, वो नहीं मिला कहीं भी। गोया कि आपको सत्तारूढ़ दल को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, नीतियों की और कार्यक्रमों की बात करनी पड़ेगी, प्रगति की बात करनी पड़ेगी, लोगों की भावनाओं को उभार करके अपना नहीं तय कर सकते। वहीं एक बड़ा बदलाव दिख रहा है कि विपक्ष की एक पार्टी सशक्त तरीके से सत्तारूढ़ दल के सामने मजबूती के साथ खड़ी है, न केवल संगठनात्मक स्तर पर, न केवल नेतृत्व के स्तर पर, बल्कि चुनाव की जितनी भी तैयारियां हो सकती है, एक एक बूथ पर उसके लोग मौजूद हैं और सत्तारूढ़ दल का एकदम जबरदस्त तरीके से मुकाबला कर रहे हैं। और वह एक वैकल्पिक कार्य योजना के तहत लोगों के बीच में है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम ये करेंगे, हमारे साथ ये कार्यक्रम है, हमारे साथ ये योजना है। सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हमलावर है। गोया के लोकतंत्र के लिए जो एक आवश्यक चीज होती है मजबूत विपक्ष, उस मजबूत विपक्ष का भी एक असर, प्रभाव और कार्रवाई कर्नाटक की राजनीति में दिखाई पड़ रही है। कर्नाटक में मुद्दे अहम हैं, व्यक्ति गौण हैं, और जो ध्रुवीकरण की राजनीति होती रही है, उस राजनीति को लोग एकदम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं दिखते। जी। ऐसी सरकार जिसके बड़े बड़े मंत्री आकर आपको कहते हैं कि ये प्रदेश हमें सौंप दो, जो आपके उम्मीदवारों को आपके सामने खड़े होके कहते हैं इनको छोड़िए, इनको मत पूछिए, अपना प्रदेश हमें दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी को सौंप दीजिए। क्या श्री बसवन्ना जी के बेटे और बेटियां, कुवेम्पु जी के बेटी और बेटियां, नारायण गुरु जी के बेटी और बेटियां अपना प्रदेश अपने आप नहीं चला सकते? किसने बनाया? आपने बनाया अपनी मेहनत से। अरे इतना दूध इकट्ठा होता था कि स्कूलों में दूध बांटा जाता था। कांग्रेस की सरकारों में क्षीरधारे, क्षीर भाग्य की योजनाएं बनाई गई। अब ये कहते हैं कि दूध कम हो रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि बाहर से गुजरात का अमूल यहाँ आए और नंदिनी उसमें मर्ज हो जाए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की कमाई खतरे में है, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। कर्नाटका के गर्व की कोई परवाह नहीं है, कर्नाटका के नौजवानों के भविष्य का कोई परवाह नहीं है। पोस्टों के लिए रेट फिक्स कर दिए हैं, जो भी भर्ती का एग्जाम है उसमें घोटाला और ऊपर से लूट ही लूट। तो क्या ऐसी सरकार चाहते हैं हम? क्या हम चाहते हैं कि जो नेता आए हमें झूठ बोल के चले जाएं और उनसे हम कोई जवाब नहीं पूछे? क्या हमारा अपने प्रदेश के प्रति, अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? बहनों और भाइयों, आपका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है अपने प्रदेश के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने खुद के भविष्य के प्रति।